हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि तत्व क्या होते हैं। आवर्त सारणी को भी देखेंगे और उनमें दिए हुए तत्वों को हम लोग समझेंगे। यौगिक क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, यौगिक बनते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के क्या प्रकार होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को हमने इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको जब हायर क्लास में जाए या 9वीं के अध्याय के पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे तत्व और यौगिक के नाम दिए हुए रहते हैं। तो हमें अधिकांश जो तत्व होते हैं या यौगिक के नाम होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे ताकि हमको आने वाले क्लासों में भी फ़ायदा करे और जो बेसिक क्लास में जो दिया हुआ है उस सब चीज़ों को भी हम बारीकी से समझ सके। तो आइए इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको किसी वर्ग के रिलेटेड 6, 7 या 8, 9, 10, 12 तक के जो भी विषयों को आपको पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सभी विषयों के अध्यायों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई अध्याय में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन आपके सवालों के भी जवाब बेहतर तरीके से दिए जाएंगे ताकि आपको कोई समस्या न रहो और इन चीज़ों को समझने में कोई परेशानी न रहे। तो आइए आज हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जिसे हम आवर्त सारणी भी बोलते हैं। इसे हम लोग आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। इसे सर्वप्रथम जो कई वैज्ञानिकों ने की थी, खोज की थी और अरेंज करने का किया था, जिसमें न्यूलैंड थे जिन्होंने अष्टक रूल सबसे पहले दिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे मोसले ने दिया था। तो वैज्ञानिक का क्या नाम था? मोसले ने सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो आवर्त सारणी को अरेंज किया था तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो हम देखते हैं कि हमारा 1 नंबर पे ये है H लिखा हुआ। तो H यहाँ पे ये जो है कि हमारा संकेत है, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे 2 में देख सकते हैं He लिखा हुआ है, तो ये हमारा हीलियम है। तो इसमें सबसे पहले समझने की बात है कि इसमें जो होते हैं हमारा 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग होते हैं जिन्हें हम कॉलम भी कहते हैं। 18 वर्ग होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, और 7 जो होते हैं वो हमारा रो होता है, जिसे हम लोग आवर्त भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। वर्ग को हम लोग कॉलम कहते हैं, आवर्त को हम लोग जो होते हैं कि अंग्रेजी में रो बोलते हैं। रो आवर्त जो होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है, जिस तरह से ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? आवर्त हो जाएगा। और जो वर्ग होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। तो आप जैसे गिन भी सकते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए कि वर्ग कितने हो गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हमारे हो जाते हैं 18। इसे हम लोग 18 भी बोलते हैं या जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या 18 कहते हैं। इस तरह से गिनेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे कितने हो जाते हैं? 18 वर्ग हो जाते हैं और 7 आवर्त हो जाते हैं। इनके देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिक चीज़ें होती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा या कॉपर, जिंक, गैलियम, जेलेनियम, अर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रिलियम, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एट्रियम, जर्कोनियम। ये तो 40 है। इसी तरह से सभी तत्व दिए गए हैं। तो अभी तक ज्ञात जो कुल तत्व हैं 118 हैं। कितने हैं? 118 अभी तक ज्ञात तत्व हैं। तो इनको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे और बारी बारी से इनके संकेतों को भी याद करेंगे
और जो हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। तो मेनली जो होते हैं हमें जिंक तकले 30 तत्वों को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ताकि जो आने वाले क्लासों को हमें स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत ही फ़ायदा करेंगे और चीज़ों को समझने में हमें आसान भी होते हैं। तो जो आवर्त सारणी होते हैं मेनली जो होते हैं कि उनमें तत्व होते हैं। तो हम जानते हैं कि तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, धातु, अधातु, अधातु और उपधातु होते हैं। तो मेनली जो तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो जो भी तत्व होते हैं वो अपने आप को अष्टक या द्वितीय पुराना चाहते हैं। जो भी तत्व होंगे वो अपने आप में द्वितीय या अष्टक पुराना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो हमारा धनायन होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋणायन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी तत्व है वो धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं वो त्याग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबिडी, ये सभी जो है कि ये सभी जो होते हैं धातु में आते हैं। क्या आते हैं? धातु में आते हैं। तो 1 से जब हम 8 तक लिखते हैं नंबर को, तो हम जानते हैं कि ये 8 तक जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा क्या है, किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में जो ऑक्टक पुराने के लिए, अष्टक पुराने के लिए या द्वितीय पुराने के लिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करना पड़ता है तो 8 होते हैं। तो ये जो 8 होते हैं इन्हें हम अक्रिय बोलते हैं। ये किसी से भी जब द्वितीय या ऑक्टक पूरा कर लेते हैं तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जिस भी तत्व के अंतिम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किसी भी तत्व से या दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उन्हें हम अक्रिय बोलते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इनर्ट या नोबल गैस बोलते हैं। जो हमारे 2 होते हैं तो द्वैत पूरा कर लेते हैं, तो ये सिर्फ जो होता है कि अपवाद में हीलियम के साथ लागू होता है। किसके साथ लागू होता है? तो हीलियम के साथ लागू होता है। तो कह सकते हैं कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा धातु कहलाता है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 तत्व होते हैं वो हमारा अधातु कहलाता है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा अधातु कहलाता है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा उपधातु कहलाता है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो हमारा क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। और जिस इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो अक्रिय गैस कहलाता है या नोबल गैस कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी जो हमारे तत्व होते हैं इनके लास्ट ऑर्बिट में ये जो हैं यहाँ से है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सभी के लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इनके लास्ट ऑर्बिट में जो होते हैं यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो इनके में लास्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं, इनमें 6 होते हैं, इनमें 7 होते हैं और लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें 7 होते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए ये जो होते हैं कि अक्रिय गैस होते हैं। तो आइए और हम तत्वों के बारे में देखते हैं। तो अष्टक पुराने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हर तत्व जो होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32 होते हैं। इसे हम लोग ये इलेक्ट्रॉनों को लास्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा मेनली 4 ब्लॉक होते हैं, S, D, S, P, D, F। ये 4 हमारे ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे F ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये सभी ब्लॉक होते हैं और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जब हम मान लीजिए सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रथम है एस है, एस में हम अधिकतम जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सोडियम जो होगा एस में कितना होगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारा प्रथम कक्ष हो गया। जब हम द्वितीय कक्ष में जाते हैं तो द्वितीय कक्ष में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 में देखिए S2 और P6, तो 6 2 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 1। तो इसके अंतिम कक्षा में, सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और किसी दूसरे को दे देगा और ये अपना अष्टक पुराना चाहता है। ये सभी तत्वों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना अष्टक पुराना चाहते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और ये 2 8 ये नियॉन की प्रवृत्ति धारण कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को खो देगा। इसीलिए सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को खोता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो सोडियम क्या है, धनायन है और जो होते हैं ये धातु है। अब हम आगे तत्वों की सूची देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि तत्व हम किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, माने कंपोनेंट जो होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं और जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं तथा जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है वह हमारा तत्व कहलाता है। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में एलिमेंट भी बोलते हैं। तो कुछ तत्व के नाम दिए गए हैं और संकेत भी दिए गए हैं, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। तो परमाणु संख्या का मतलब होता है कि कितने क्रमांक पर है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमेशा याद हमें होनी चाहिए। लगभग हमको 20 तो याद ही होने चाहिए, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप 30 तत्वों को हमेशा याद रखें, संकेत के साथ, परमाणु संख्या के साथ और परमाणु द्रव्यमान के साथ। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। 2 नंबर पे हमारा हीलियम आता है। इसका संकेत जो होता है कि He होता है। इसका परमाणु संख्या 2 होते हैं, परमाणु द्रव्यमान 4 होते हैं। हमारा तीसरा पर आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। इसका संकेत Li होता है और परमाणु जो भार होते हैं वो 7 होते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेरिलियम। बेरिलियम को Be से संकेत है। इसका परमाणु संख्या 4 होते हैं, परमाणु द्रव्यमान 9 होते हैं। उसके बाद हमारा 5 नंबर पे आता है बोरॉन, जो परमाणु संख्या है 5। इसका संकेत हम लोग B होता है। बोरोन का परमाणु भार 11 होते हैं। कार्बन का C होता है, परमाणु संख्या 6 होते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो हमारा होता है 12 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, N से संकेत है, N संकेत है, परमाणु संख्या 7 होते हैं, परमाणु भार 14 होते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, संकेत O होता है, पर जो परमाणु संख्या है 8 है, परमाणु भार हमारा 16 होता है। फ्लोरीन का संकेत F होता है, परमाणु जो संख्या है 9 है और परमाणु भार 19 होते हैं। हमारा नियॉन है। नियॉन को Ne से डिनोट किया जाता है, संकेत इसका Ne है। परमाणु जो संख्या होते हैं वो 10 है और परमाणु भार 20 होते हैं। उसके बाद हमारा सोडियम आता है। सोडियम का संकेत जो है Na है। Na इसलिए है क्योंकि इसका जो लैटिन नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो सोडियम जो होते हैं उसका लैटिन नाम नाइट्रियम है। क्या है? नाइट्रियम है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम है। और सभी तत्वों को देखेंगे तो वो अपने नाम से ही होते हैं, लेकिन जब नाम के 2 अक्षर जो होंगे वो सामान्य होने लगते हैं तो उनको लैटिन नाम के आधार पर नामकरण किया जाता है। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम है, जिसका संकेत Mg होता है। इसका परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार 24 है। हमारा एल्युमिनियम है 13 नंबर पे, जो परमाणु संख्या है, संकेत इसका Al है और परमाणु भार 27 है। हमारा सिलिकॉन आगे है। सिलिकॉन का Si होता है, संकेत 14 परमाणु संख्या है, 28 हमारा जो है परमाणु भार है। 15 में हमारा फास्फोरस होता है, जिसका परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 31 है। 16 में हमारा सल्फर, परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 होते हैं। उसके बाद हमारा क्लोरीन होता है, इसे Cl से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका जो परमाणु संख्या है वो 17 है, परमाणु भार हमारा 35 होता है। उसके बाद आर्गन है,
AR से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु संख्या है 18 है, परमाणु भार हमारा 40 होता है। उसके बाद पोटेशियम है जिसे हम K द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब कहिएगा कि पोटेशियम है तो इसको तो P से इंडिकेट करना चाहिए, K से क्यों? तो P जो है कि फास्फोरस का संकेत है। अगर हम P से भी डिनोट करेंगे तो दोनों तत्वों में समानता हो जाएगी संकेत में। इसीलिए पोटेशियम को हम लोग लैटिन नाम कैलियम के नाम पर इसे K से डिनोट करते हैं। तो जो पोटेशियम का लैटिन नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैलियम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसका जो परमाणु संख्या है 19 है और परमाणु भार जो है 39 होते हैं। 20 नंबर में हमारा कैल्शियम है जिसे हम लोग Ca से इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु भार जो होते हैं 40 होते हैं और परमाणु संख्या जो है कि 20 है। इसके बाद भी आप तत्वों को याद रखिएगा, 30 तक कम से कम याद रखिएगा। स्कैंडियम Sc से डिनोट करते हैं, 21 नंबर पे आता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन, फिर निकेल, तांबा, जिंक, ये 30 हैं। तो 30 तत्वों का जिंक जो होता है कि 30 पर आता है। तो ये 30 तक कम से कम 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्याओं को, तत्वों को हमेशा याद रखिएगा और उनके संकेतों को भी याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक को हम लोग अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड किसे कहते हैं उसे हम लोग देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, तो नमक हमारा क्या है? यौगिक है। चीनी क्या है? यौगिक है। तो ये सभी निश्चित अनुपात में, नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, NaCl, जो यौगिक है। अब हम देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होते हैं कि वो कार्बोनेट से अभिक्रिया करके H2CO3 बनाते हैं, जिसे हम लोग कार्बोनिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसे HCl भी हम लोग बोल रहे हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। अब हम आगे यौगिक कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ताकि हमको यौगिक बनाने में या जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उसमें भी आसानी होगा। तो इसको हम सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो कोई भी जो यौगिक बनते हैं या होते हैं उनमें 2 मूलक होते हैं। मेनली जो होते हैं कि 2 मूलक होते हैं। एक को हम लोग क्षारीय मूलक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बेसिक रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं। दूसरा हमारा अम्लीय मूलक होता है, जिसे हम एसिडिक रेडिकल या निगेटिव रेडिकल बोलते हैं। तो जो क्षारीय मूलक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं। जो अम्लीय मूलक होते हैं वो जो होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग निगेटिव रेडिकल या ऋणायन बोलते हैं। और ये जो होते हैं कि त्याग करते हैं। जो हम क्षारीय मूलक होंगे त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं और ये ग्रहण करते हैं, इसलिए ये निगेटिव है। तो जब भी कोई यौगिक बनेगा तो क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कुछ जो होते हैं कि क्षारीय मूलक जो बेसिक रेडिकल है या पॉजिटिव रेडिकल कह सकते हैं, पॉजिटिव रेडिकल, उनके कुछ नाम दिए गए हैं। ये भी आपको हमेशा याद होने चाहिए, इनके संकेत भी याद होना चाहिए और संयोजकता याद होना चाहिए। तो संयोजकता क्या होता है? तो जो तत्व अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो उनका त्याग करते हैं वही उनका संयोजकता हो जाता है। तो कोई भी तत्व जिनके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वही उनका जो संयोजकता हो जाता है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, तो हमने देखा था कि सोडियम के 2, 8, 1 होते हैं। तो जो 2 है डुएट हो जाता है, अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो जो अंतिम कक्षा में इनका 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, किसका? सोडियम का। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेंगे तो संयोजकता इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पर देखें लिथियम को तो वो एक होते हैं, लेकिन जब हम बेरिलियम को देखते हैं तो उनका संयोजकता क्या हो जाता है, दो दो। तो डुएट तो हो गया, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन, वो जब दो इलेक्ट्रॉन का बेरिलियम जो है कि त्याग करता है तो उस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, बेरिलियम का दो हो जाएगा। तो वही हमारा संयोजकता है। तो सबसे पहला क्षारीय मूलक में हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और संयोजकता हमारा क्या है, एक है। इसी तरह से हमारा सोडियम है। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, संयोजकता इसका एक है। पोटेशियम का संयोजकता, इसको हम लोग कैलियम भी बोलते हैं, लैटिन नाम है कैलियम। इसका संकेत जो होता है K होता है, संयोजकता इसका एक है। अमोनिया NH4 संकेत क्या है, NH4 है। इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता एक होते हैं। मैग्नीशियम है, इसका संयोजकता जो होते हैं दो होते हैं और संकेत जो होता है Mg होता है। कैल्शियम जो होते हैं Ca होता है संकेत, और संयोजकता इसका दो होता है। जिंक होते हैं Zn से डिनोट करते हैं, संकेत इसका Zn है और इसके वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो होते हैं। बेरियम जो होते हैं Ba से संकेत है इनका और संयोजकता भी इसके दो होते हैं। एल्युमिनियम जो है इनका संकेत Al है और जो वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है 3 है। उसके बाद हमारा क्रोमियम आता है। क्रोमियम को Cr से इंडिकेट करते हैं, इसका संयोजकता जो है कि हमारा 3 होते हैं। उसके बाद आता है क्यूप्रस। क्यूप्रस को Cu, इसे तांबा भी कहते हैं। क्यूप्रस है, ये एक Cu संकेत होता है, इसे तांबा भी कहते हैं। तो क्यूप्रस का संयोजकता एक होता है, लेकिन जब हम क्यूप्रिक लिखते हैं तो Cu संकेत तो सेम होते हैं, लेकिन बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है कि हमारा दो हो जाता है। अब हमारा आगे आता है फेरस, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। इसका संकेत जो होता है Fe होता है। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजकता जो होते हैं दो होते हैं। हमारा आगे है फेरिक, इसका संकेत Fe होता है और संयोजकता जो होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मर्क्यूरस। मर्क्यूरस को Hg होता है, जो M नहीं लिख सकते, Hg इसलिए देते हैं क्योंकि ये लैटिन नाम पे है। तो इसका जो लैटिन नाम होता है हाइड्रागाइडम होता है। क्या होता है, हाइड्रागाइडम। तो मरकरी का सीसा का लैटिन नाम क्या है, हाइड्रागाइडम है, Hg है, लेकिन संयोजकता जो है इसका एक है। लेकिन जब इसी को हम मर्क्यूरिक लिखते हैं तो संकेत तो सेम होते हैं, लेकिन संयोजकता जो होता है दो होता है। जैसे अब हम आगे देखते हैं, जब हम स्टेनस लिखते हैं तो स्टेनस का संकेत जो होता है Sn होता है, संयोजकता 3 होते हैं। लेकिन जब हम इसी को स्टैनिक लिखते हैं तो हमारा संकेत तो सेम होता है, लेकिन संयोजकता 4 हो जाते हैं। जब हम प्लम्बम लिखते हैं तो Pb, इसे हम सीसा कहते हैं। तो क्या होता है, तो प्लम्बम Pb संकेत संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। प्लम्बिक लिखते हैं तो इसका संकेत जो होता है Pb होता है, लेकिन संयोजकता जो होते हैं इसके 4 हो जाते हैं। अब हम अम्लीय मूलक को देखते हैं या निगेटिव रेडिकल को देखते हैं। क्या देखते हैं, अम्लीय मूलक या जो निगेटिव रेडिकल, इसके संकेत क्या होते हैं और संयोजकता क्या है। तो हमारा सबसे पहले आता है क्लोराइड। तो क्लोराइड का संकेत जो होता है Cl होता है, संयोजकता 1 होते हैं। ब्रोमाइड होता है, संकेत जो होते हैं Br होता है, संयोजकता 1 होते हैं। आयोडाइड जो होते हैं, संकेत हमारा I होता है और संयोजकता इसका 1 होता है। नाइट्राइट है तो नाइट्राइट का जो संकेत होते हैं NO2 होता है, संयोजकता 1 होते हैं। इस तरह से नाइट्रेट का हमारा NO3 होता है, संयोजकता 1 होते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं OH संकेत होता है, संयोजकता 1 होते हैं। एसीटेट है CH3COO होते हैं, संयोजकता जो होता है इसका 1 होता है। साइनाइड है तो साइनाइड का संकेत जो होता है Cn होता है और संयोजकता जो होते हैं 1 होते हैं। हमारा सल्फाइड होता है जिसे का संकेत S है, संयोजकता 2 होते हैं। बाईसल्फेट है, इसका संकेत जो होते हैं HSO4 होते हैं और संयोजकता जो हमारा होते हैं 1 होते हैं। सल्फाइड है, सल्फाइड को हम लोग SO3 से संकेत होता है, जबकि संयोजकता इसका 2 होता है। बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, संयोजकता 1 होते हैं। अब हमारा कार्बोनेट है CO3 होता है, संयोजकता 2 होते हैं। अब हमारा परमैंगनेट है MnO4 होता है, संयोजकता 1 होते हैं। आगे हमारा ऑक्साइड है, संकेत O होते हैं और इसके जो संयोजकता होते हैं 2 होते हैं। हमारा परऑक्साइड है, इसके संकेत O2 होते हैं और संयोजकता जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। अब हमारा अंतिम हाइड्राइड होता है H है, इसका संयोजकता भी 1 है। अब हम कैसे बनाते हैं यौगिकों को, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलक को हमने देखा था, तो अम्लीय मूलक है, क्या है, अम्लीय मूलक, और
क्या होते हैं, और क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। तो क्या होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल या क्षारीय मूलक और निगेटिव रेडिकल या हम कहते हैं अम्लीय मूलक। तो हम देखते हैं कि क्षारीय मूलक में हमारा हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितना था, 1 था। तो जब हम इसको मान लीजिए बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमारा बाइकार्बोनेट क्या था, HCO3 था, और यहाँ पर संयोजकता कितना था, 1 था। अब देखिए ये जो होते हैं कि इसके संयोजकता यहाँ चले आएंगे, इसके संयोजकता यहाँ चले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCO3। अब इसका संयोजकता एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसका संयोजकता हम यहाँ लिखेंगे, इसका संयोजकता हम यहाँ लिखेंगे। अब एक एक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा H2CO3, और संयोजकता दोनों का एक एक है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा एक यौगिक हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अब हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने पॉजिटिव रेडिकल में हाइड्रोजन ही लिया, तो संकेत की संयोजकता क्या है, 1 है। लेकिन जब हम निगेटिव रेडिकल में मान लीजिए हमने कार्बोनेट लिया, तो क्या होता है, CO3, लेकिन इसका बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम देखते हैं तो हमारा देखिए ये 1 है और ये, तो क्या हो जाएगा, H लिख देंगे, और ये संयोजकता कहाँ, यहाँ चलाता है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये संयोजकता यहाँ चलाता है तो CO3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये H2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कहेंगे, या इसको जब हम बाइकार्बोनेट कहेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब हम मान लीजिए कि हाइड्रोजन का सल्फेट से कराते हैं, हाइड्रोजन का सल्फेट से कराएंगे तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता 1 होता है, इसका 2 होते हैं, तो इसका संयोजकता यहाँ चलाएगा, ये संयोजकता यहाँ चलाएगा, तो क्या होता है, H2SO4। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, सल्फेट, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। अब मान लीजिए हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, 2, और मान लीजिए ये कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, कार्बोनेट से, तो CO3 संयोजकता 2। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ चलाएगा 2 और ये 2 यहाँ चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, CA2CO3 2। अब देखिए दोनों में 2 है, तो 2 को हम लोग लिखेंगे नहीं, सामान्य रहेंगे तो लिखेंगे नहीं, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम लिया। अब हमने मैग्नीशियम लिया तो यहाँ पे मान लीजिए कि जब हम सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम का 2 होता है और सल्फेट का 2 है, तो इसका 2 मैग्नीशियम के पास चलाएगा और ये 2 जो चला आता है ये सल्फेट के पास, तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg2SO4 2। अब देखिए दोनों में 2 है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, MgSO4 2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम को लेते हैं, किसको लेते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं, तो एल्युमिनियम हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम का संकेत 3 होते हैं और सल्फेट का हमारा संयोजकता होता है 2 होता है, तो ये 3 हमारा यहाँ चलाता है और ये 2 यहाँ चलाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, Al2SO4 3। क्या हो जाएगा, Al2SO4 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यौगिक हो गया, और इसका नाम पूछेगा हमसे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। इस तरह से करके आप कई सारे यौगिकों को बना सकते हैं। जैसा कि आप क्या कीजिएगा, आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक बार ये जो हमारा क्षारीय मूलक है, जैसे क्षारीय मूलक है तो क्षारीय मूलक हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो एक हम हाइड्रोजन को लेंगे और अम्लीय मूलक के सभी जो अम्लीय मूलक हैं सभी, उनसे हम एक एक करके बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन लिए तो हम क्या बनाएंगे,
हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन नाइट्राइट बनाएंगे, हाइड्रोजन नाइट्रेट बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन एसीटेट बनाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन बाइसल्फेट बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, हाइड्रोजन परमैंगनेट बनाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सोडियम को लेंगे और उसी तरह से अम्लीय मूलक के सभी जो हमारे दिए हुए हैं अम्लीय मूलक, उन सभी से हम अभिक्रिया करा के और यौगिकों का निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे यौगिकों को बनाएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अम्लीय मूलक के संयोजकता जो होंगे, अम्लीय मूलक को संयोजकता को हम लोग क्षारीय मूलक के पास लिखेंगे और क्षारीय मूलक के जो संयोजकता होंगे, क्षारीय मूलक के जो संयोजकता होंगे उसको हम लोग अम्लीय मूलक के पास लिखेंगे। किसके पास लिखेंगे? अम्लीय मूलक के पास लिखेंगे। तो मान लीजिए कि क्षारीय मूलक का संयोजकता हम लिखेंगे अम्लीय मूलक के पास और अम्लीय मूलक का संयोजकता हम लिखेंगे क्षारीय मूलक के पास। इस तरह से बहुत सारे यौगिकों को आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम अंतिम मिक्सचर के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मिश्रण भी कहते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं उन्हें हम सबसे पहले समझते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों या पदार्थों को जब अनिश्चित अनुपात में, माने कोई अनुपात ना हो, मान लीजिए चीनी हम 50 मिलीलीटर ले रहे हैं तो हम पानी में 100 मिलीलीटर में घोर देंगे, किसी भी अनुपात में हम मिला देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित अनुपात हो जाता है। तो वैसे अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है वही हमारा मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे हम समझ सकते हैं शरबत, नींबू का पानी, दूध, पेट्रोल, तेल, वायु, धुआं इत्यादि, ये सभी क्या है? तो ये सभी मिक्सचर के उदाहरण है, मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं। मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है समांगी मिश्रण, जिसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो हम समांगी मिश्रण को सबसे पहले देखते हैं कि हम समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो जब मिश्रण जिसका संगठन या बनावट सभी जगह एक समान हो, तो वैसा मिश्रण जिसका जो संगठन होगा एक सभी जगह एक समान होगा तथा विभिन्न अवयव होंगे, अलग अलग नहीं दिखाई देते हो, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। उनके जो कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जैसा हमको दिखाई देंगे, तो वो हमारा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नींबू पानी हमारा हो जाएगा, चीनी पानी हो जाएगा, शराब हो जाएगा, समुद्री जल हो जाएगा, वायु है, पेट्रोल है, सोडा वाटर है, ये सभी को हम देखेंगे तो हमें एक ही जैसे दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम आगे विषमांगी मिश्रण को देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक असमान अनुपात में संयोजित होते हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो वैसे मिश्रण जो समझ सकते हैं कि असमान दिखाई देता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए पानी में आपने रेत को घोलते हैं तो पानी और रेत दोनों हमको अलग अलग दिखाई देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तेल और पानी, जब हम तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो तेल जो होता है कि पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, जो हमें अपने आँखों से देख पाते हैं कि अलग अलग हैं, तो ये असमान है। ऐसे जो ये उदाहरण होते हैं ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को आप हम अगर अच्छा लगेंगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।